मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, प्रत्यक्षवादी चिंतन फलक। हम लोगों ने पैराडाइम में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। पार्ट एक में हम लोगों ने बेसिक को देखा था। पार्ट टू में हम लोगों ने ट्रेडिशनल पैराडाइम में देखा था पांच अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल पैराडाइम, जहां पर मैंने बताया था कि जब जब से भूगोल की शुरुआत हुई है तब से लेके 1950 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। इसके पश्चात नंबर आता है कंटेम्पोरेरी पैराडाइम का पार्ट थ्री में। उसमें हम लोगों ने 1950 के बाद से लेकर के जितने भी हैं अभी तक चले आ रहे हैं चीजें, उनमें हम पांच को वहां पर पढ़े थे। पॉजिटिविस्टिक, बिहेवियरल, रेडिकल और आपका वेलफेयर, ह्यूमनिस्टिक, ये सारी चीजें वहां पे आई थी। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कंटेम्पररी पैराडाइम का जो वो वाला पार्ट था, पार्ट थ्री, उसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक सारे बताए थे। मतलब कि पॉजिटिविस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बिहेवियरल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रेडिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने बात की थी। और वहां पर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि इसके बाद अगला जो अध्याय आएगा वो पर्टिकुलर एक एक कंटेम्पररी पैराडाइम का होगा। उसमें हम एक एक को लेंगे और उस पर बात करेंगे, क्योंकि कंटेम्पररी पैराडाइम वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो सारे पार्ट हैं, मतलब जो इसके पांचों पार्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें बहुत सारे विचारक आएंगे, बहुत सारी बुक्स का नाम आएगा। तो आपकी यूजीसी के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो यहाँ से काफ़ी आपके तैयार हो जाएंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। और आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, प्रत्यक्षवादी चिंतन फलक या प्रत्यक्षवाद। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने पार्ट थ्री में भी ये चीज क्लियर की थी, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग डाउट में होंगे। तो वो चीज ये है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन अलग अलग चीज है या एक ही है। तो मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई एक विचार आया, तो विचार तो ग्लोबली आ जाता है, मतलब सभी के लिए है। अब अगस्त कॉम्टे एक विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं, दार्शनिक हैं। उन्होंने अपना जब विचार दिया प्रत्यक्षवाद का, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जियोग्राफी के लिए है या सोशियोलॉजी के लिए या फिर ये पॉलिटिकल साइंस के लिए है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बस अपना एक विचार दे दिया कि हमें जो स्टडी करनी चाहिए वो हमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पे करनी चाहिए। ये बस उनका एक विचार था। अब उस विचार को भूगोलवेत्ताओं ने अपने तरीके से लिया, पॉलिटिकल साइंस वालों ने अलग लिया होगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने अपना अलग तरीके से उसको ग्रहण किया होगा। भूगोल में प्रत्यक्षवाद के कारण मात्रात्मक क्रांति का आगमन हुआ, ये चीज समझने वाली। इस लाइन में बहुत ज्यादा गहराई है। भूगोल में प्रत्यक्षवाद के कारण मात्रात्मक क्रांति का आगमन हुआ, मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक। तो प्रत्यक्षवाद एक बड़े लेवल की विचारधारा है, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, कोई एक नहीं है। इसी तरह भी आगे हम पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है पोस्ट मॉडर्निज्म का। पोस्ट मॉडर्निज्म एक बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट है। आर्किटेक्ट में भी उसका यूज हो रहा है, म्यूजिक में भी यूज हो रहा है। हर सब्जेक्ट ने अलग अलग तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म को बताया है। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस में भी वो उत्तर आधुनिकतावाद को पढ़ते हों, लेकिन जियोग्राफी में थोड़ा अलग टाइप का है। मतलब कॉन्सेप्ट मेन वही है, लेकिन हर सब्जेक्ट के विद्वानों ने जब उसको अपने सब्जेक्ट में लाया तो थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें बदलाव भी किए। तो यही चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, दोनों के अंदर का मैटर एक ही है। क्योंकि पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम में भी वही बात कही गई कि हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण करें। और उसी से लेते हुए जो हमारे भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने जब भूगोल में इसका यूज करना शुरू कर दिया तो हमने उसे नाम दिया मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। तो आज का जो ये अध्याय होगा इसमें हम लोग मात्रात्मक क्रांति को भी समझ लेंगे और पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम को। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में क्या कोई डिफरेंस है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहने का मतलब है कि बात तो वही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, हम ये भी नहीं कह सकते कि डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस सिर्फ इतना है
कि पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम एक ऐसा विचार है जो हर सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन उस विचार का इम्प्लीमेंट जियोग्राफर्स ने जब अपने सब्जेक्ट में किया तो उसके कारण भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का आगमन हुआ। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग डाउट में थे और अब निश्चित ही डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें अपना जो भी प्रश्न हो, मैं जरूर उसका उत्तर आपके लिए दूंगा और आपका जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम की। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे, और वहां पर मैंने आपको बताया था जब कॉम्ट की बात आई थी पिछले वाले पार्ट में कि अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब समाजशास्त्र का पिता। अगर आपने कभी सोशियोलॉजी पढ़ी होगी या अगर आपके किसी फ्रेंड का है तो आप उससे पूछिएगा, वो बताएगा आपको। अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है और इन्हें हम मानते हैं कि इन्होंने ही प्रत्यक्षवाद को मतलब लेके आए, ये जन्मदाता इन्हें माना जाता है। और इनकी एक बुक थी पॉजिटिव फिलोसफी, जो कि 1830 से 1842 के मध्य इन्होंने प्रकाशित की, लिखी। उस बुक को लेके आए और प्रत्यक्षवाद का अर्थ इनके अनुसार है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता कैसे आएगी, ये समझने वाली चीज है कि जब हम किसी चीज का निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और इसकी एक जो हमारी व्यवस्थित प्रणाली होगी, यही कहलाएगी, कह सकते हैं, प्रत्यक्षवाद। मतलब प्रत्यक्षवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सभी चीजों को समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना। अब आप ये सोचिए, ये तो हो गया मेन कॉन्सेप्ट। अब ये नहीं कहा कि कॉम्ट ने कि हम मैथ का यूज करें, फिजिक्स का यूज करें, केमिस्ट्री या हम जियोमेट्री का यूज करें, ऐसा तो उन्होंने कोई बात नहीं की। उनका सिर्फ ये कहना था, एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण करें और हम साइंटिफिक स्टडी करें। बस एक शब्द, साइंटिफिक स्टडी। ठीक। अब भूगोलवेत्ताओं को अगर मान लीजिए भूगोल में अध्ययन करना है तो वो निरीक्षण किसी चीज का कैसे करेंगे, वो परीक्षण कैसे करेंगे, वो प्रयोग और वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि करने के लिए स्पेशली जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट में, हो सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नहीं हो, तो हम क्या करेंगे जियोग्राफी में। अब यहाँ पर हर विषय को एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्ट ने दे दिया, इसको आप कहानी की तरह समझिए। कॉम्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब सोशियोलॉजी में मैथ का यूज नहीं होगा वहां पर, लेकिन जियोग्राफी में ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट के मैटर पे डिपेंड करता है। अब हमारे विषय भूगोल का जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो ऐसा है, हम ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ते हैं, हम ऐसे ऐसे स्थानों पे जाते हैं कि वहां अगर हमें निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि करना हुआ तो हमको मैथ का यूज करना पड़ेगा, हमें जियोमेट्री का यूज करना पड़ेगा और हमें स्टैटिक्स का यूज करना पड़ेगा। जो हमारा डाटा वाला पोर्शन होगा, पॉपुलेशन जियोग्राफी का पोर्शन होगा, जहां भी डाटा होगा वहां पर हमें स्टैटिक्स का यूज करना पड़ेगा। जहां पर हम किसी चीज की ऊंचाई नीचाई माप रहे हैं, इत्यादि काम कर रहे हैं, क्योंकि भूगोल तो सब कुछ इसी पे डिपेंड है भूगोल में, वहां पर हम लोगों को मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। जहां हम किसी चीज की एरिया इत्यादि के बारे में देख रहे हैं तो ऐसे स्थानों पे हमें जियोमेट्री का, ज्यामिति का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए भूगोल में इसी के कारण आगमन हुआ मात्रात्मक क्रांति का। तो कभी भी अगर आप से पूछा जाए प्रत्यक्षवाद क्या है, तो आप इतना बताएंगे जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं, इतनी इतनी चीजों को आप वहां पर बताएंगे कि प्रत्यक्षवाद एक विचारधारा है जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी की और निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण पर ही आधारित होती है। इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं अगस्त कॉम्टे। और ये जो भी मैटर है, जो भी मैंने आपको समझाया, जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपका एक शॉर्ट नोट का काम करेगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम सीधे आ जाते हैं मात्रात्मक क्रांति पे, क्योंकि प्रत्यक्षवाद अगर आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे तब तो आपको प्रत्यक्षवाद को काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जियोग्राफी में हम प्रत्यक्षवाद के बारे में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रत्यक्षवाद का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और प्रत्यक्षवाद के कारण भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का आगमन हुआ और उसको देखना। तो प्रत्यक्षवाद का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया।
और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वहीं से आप प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं को भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ मैटर आपको यहाँ अपने से भी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आता है प्रत्यक्षवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता की बात की जाती है, इसमें निरीक्षण परीक्षण प्रयोग वर्गीकरण की बात की जाती है, इसमें किसी भी अ, वर्णन इत्यादि की बात नहीं की जाती। जैसे प्राचीन समय में खूब वर्णन होता था, कोई भी वैज्ञानिकता नहीं थी। तो ये सारी चीजें आप वहां बता देंगे और उतना सफिशियंट होगा आपके लिए। अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, मात्रात्मक क्रांति। क्योंकि मात्रात्मक क्रांति प्रत्यक्षवाद के कारण आई, और बेसिकली ये एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और जनरली बुक्स में सही से इसे नहीं रखा गया है। बहुत सारी मैंने खुद जब मैं इसे पढ़ा तो मुझे लगा अलग अलग जगहों पर इसका मैटर मिलेगा आपको अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने इस पे एक व्यवस्थित रूप में इसको किया है। और सबसे पहले मैंने इसकी हेडलाइन बनाई है, क्या क्या हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज तैयार हो गई तो फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, और इसका उद्देश्य। इसके पश्चात इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम थोड़ा देखेंगे, इसका गुण और दोष देखेंगे, और इसका हम निष्कर्ष देखेंगे। तो ये टोटल 6 रीडिंग मैं आपको बताऊंगा। इतना पढ़ने के बाद आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। चाहे जैसा प्रश्न आता है मात्रात्मक क्रांति पे, चाहे जहां से आता है, गारंटी है कि आपसे गलत नहीं होगा। क्योंकि जब आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका उद्देश्य क्या है, उसका हिस्टोरिकल क्या, उसका क्या हिस्ट्री रही है कह सकते हैं, उसका गुण और दोष क्या है, और उसका कंक्लूजन, ये सारी चीज अगर आप समझ लेंगे तो काफी कुछ आप इसके बारे में जान जाएंगे। काफी कुछ क्या, आप ऑलमोस्ट सभी चीजें जान जाएंगे। तो चलिए हम एक एक हेडिंग से शुरू करेंगे, मैं बताता जाऊंगा। पहली हमारी जो हेडिंग है मात्रात्मक क्रांति क्या है, हम यहीं से शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपको जो समझ में आप उसे नोट करते जाइए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। ठीक, हमारी पहली हेडिंग थी मात्रात्मक क्रांति क्या है। भूगोल में 200 वर्षों से भी अधिक समय से सामान्य अनुमान तथा सिद्धांत निरूपण की प्रक्रिया चल रही थी। मतलब कि एक सामान्य सिद्धांत बन जाता था, खूब उसका वर्णन होता था। मतलब भूगोल एक वर्णनीय विषय था पहले, क्योंकि मैथ, जियोमेट्री और स्टैटिक्स का यूज नहीं होता था, क्योंकि कोई ऐसा विचार ही नहीं आया था। और इसका स्वरूप भाषाई, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक था। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव था और तथ्यों को में भी स्पष्टता नहीं थी। ये बिल्कुल समझने वाली चीज है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। मैंने काफी सरल लैंग्वेज में से लिखा है। साइंटिफिक स्टडी होती ही नहीं थी। आप पुरानी किताबों के बारे में जब पढ़ेंगे तो केवल लोग कहीं गए, उसके बारे में वर्णन कर दिए, बस खत्म हो गया। मतलब वो कभी भी कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट उसमें नहीं जोड़ पाते थे। ये बात हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विशेषतः विकसित देशों के भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के अध्ययन में साहित्य की भाषा के प्रयोग से अधिक गणितीय भाषा, क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड भी उसे बोल सकते हैं, के प्रयोग की आवश्यकता को एक्सपीरियंस किया, उसका अनुभव किया। इनको लगा कि नहीं, भूगोल में हमें मैथ, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स का यूज करना चाहिए। साहित्य वाली भाषा से अब काम नहीं चलने वाला है। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो वर्णनीय भूगोल था, जिसमें खूब वर्णन होता था, खूब विश्लेषण होता था, इसको नकार दिया गया और इसके स्थान पर भूगोल में भी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स, निरपेक्ष मॉडलों की रचना पर जोर दिया जाने लगा। मॉडल क्या होता है, मॉडल अभी हम पढ़ेंगे आगे। मॉडल के बारे में मैं इतना बता दूं कि मॉडल किसी भी चीज का एक प्रदर्शन होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का मॉडल ग्लोब होता है, तो वही हम बोलते हैं मॉडल। और मात्रात्मक क्रांति में मॉडल इत्यादि का खूब निर्माण हुआ है। मॉडल 3 तरीके के होते हैं। मैथमेटिकल मॉडल होता है, एक आपका आइकॉनिक मॉडल होता है जिसे मूर्तिमान मॉडल कहा जाता है, एक सिंबॉलिक मॉडल होता है। कई तरह के मॉडल होते हैं, मॉडल का एक अलग चैप्टर भी होगा। तो इस पर जोर दिया जाने लगा और भूगोल में ऐसी सांख्यिकी तकनीकों के प्रसार द्वारा विषय व उसके सिद्धांत में अधिक सुस्पष्ट बनाने की जो क्रिया थी वो मात्रात्मक क्रांति के नाम से विख्यात है। या फिर भूगोल में सांख्यिकी और गणित के सूत्रों के उपयोग को मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है।
मात्रात्मक क्रांति की डिफिनेशन बहुत ही ईजी है। मात्रात्मक क्रांति के बारे में अगर आपको बताना हो, ये सारी चीजें तो आप लिख ही सकते हैं। सिर्फ आप इतना लिख दीजिए कि मात्रात्मक क्रांति बेसिकली भूगोल में हम उसे कहते हैं जब भूगोल में गणित का, सांख्यिकी का, ज्यामिति का बहुतायत प्रयोग होने लगा। इसे ही हम मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। क्रांति का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम से लोगों ने शुरू कर दिया, बिल्कुल बदलाव सा आ गया। तो वही चीज है, मैथ का यूज होने लगा, जियोमेट्री का यूज होने लगा, स्टैटिक्स का यूज होने लगा और आगमन हुआ। और उसे हम बोलते हैं मात्रात्मक क्रांति की। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आ गई। तो यही बेसिकली है मात्रात्मक क्रांति का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, जो भी मैटर है मैं उसको आपको समझा दे रहा हूँ, आप उसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब हमारी दूसरी हेडलाइन आती है, मात्रात्मक क्रांति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। मैटर मैंने आपको दिखा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जनरली इसमें लिखना आपको क्या है वो मैं आपको कहानी के रूप में बताऊंगा। देखिए, मात्रात्मक क्रांति की हमको आवश्यकता इसलिए पड़ी। यहाँ पर मैंने आप देख रहे हैं कि अलेक्जेंडर इत्यादि को भी लिखा। जनरली आपको इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली मात्रात्मक क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें सबसे बड़ा जो टर्म यूज होता है सेकेंड वर्ल्ड वार। जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1945 के बीच में, आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भूगोल अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा था। क्योंकि भूगोल है तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम पर्टिकुलर स्पेस की स्टडी करते हैं और भूगोलवेत्ताओं को स्थान स्थान के बारे में जानकारी भी होती है। लेकिन भूगोल अपनी उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा था। भूगोल का अगर कोई मदद ले रहा था इस विषय का तो उनको जानकारी नहीं मिल रही थी कि कहाँ की कितनी हाइट है, कहाँ किस चीज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसा स्थिति बनी कि लोगों को लगा कि ये सब्जेक्ट तो हमारी कोई हेल्प कर ही नहीं पा रहा है और युद्ध के समय तो ऐसे विषय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वहीं से मात्रात्मक क्रांति की आने की शुरुआत होने लगी। मतलब लोगों को अब लगने लगा कि या तो भूगोल नहीं रहेगा एक विषय के रूप में, और अगर रहेगा तो इसमें मैथ का, ज्योमेट्री का और स्टैटिक्स का यूज होगा। ये दूसरी स्लाइड पे मैं आपको उसके बाद का मैटर दिखा दे रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैंने पहले अपनी बात को रोकते हुए मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें मैंने लिखा क्या है ऊपर वाले मैटर में। और यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि जैसे यद्यपि ऐसा नहीं है कि भूगोल में मैथ का यूज पहले होता ही नहीं था। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये कह दें कि भूगोल में मैथ का यूज होता ही नहीं था तो ये गलत है। क्योंकि हम जानते हैं, हम ऑलरेडी थॉट में पढ़ चुके हैं कि फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी एनेक्सीमेंडर को माना जाता है। तो प्राचीन समय के विद्वानों ने काम किया। फिर डार्क एज का समय आ गया। डार्क एज के समय आने से क्या हुआ कि जो प्राचीन लोगों ने काम किया था उसको बिल्कुल भुला दिया गया। और जब उसको भुला दिया गया तो हम यह मान सकते हैं कि भूगोल में मात्रात्मकता की शुरुआत 1950 के बाद से होती है। किंतु इसके लक्षण हमें प्राचीन भूगोलवेत्ताओं की कृतियों में भी नजर आते हैं। लेकिन फिर भी उसकी कमी थी। ऐसा नहीं था कि कुछ ही लोग कर रहे थे, ये हम कह सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ जो मैंने लिखा है इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे भी खुद इसमें डाउट था कि क्या ऐसा है कि भूगोल में पहले मैथ का यूज होता ही नहीं था। बहुत सारे लोग इस पे पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि एक ऐसा मैटर तैयार करना चाहिए जिसमें मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं शुरू करूँ प्राचीन समय से। तो आपको पता होगा कि थेल्स, अनेक्सिमेंडर, उसके पश्चात बहुत सारे विद्वान आए। टॉलमी ने मैप का निर्माण किया। आपके हिपार्कस महोदय आते हैं, उन्होंने प्रोजेक्शंस बनाए। तो रोमन जियोग्राफर्स, ग्रीस जियोग्राफर्स, इन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। जितने हमारे एक्सप्लोरर्स आए, इन लोगों ने अपना योगदान दिया। और ऐसा तो है नहीं कि लोग बिना मैथ इत्यादि का यूज किए प्रोजेक्शन बना लिए होंगे। मैथ की जरूरत पड़ी ही होगी, ज्यामिति की जरूरत, जियोमेट्री की जरूरत पड़ी ही होगी, लेकिन उतना यूज नहीं हो रहा था। और बीच में डार्क एज भी आ गया था। तो जो इस समय जिस एक तरीके से क्रांति सी आ गई जियोमेट्री की, मैथमेटिक्स की और स्टैटिक्स की, वो वाली बात नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना है कि पहले भी मैथ का यूज होता था, कम होता था, कुछ ही लोग करते थे। अब आप ग्रीस वाला पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ मिलेगा थेल्स और एनेक्सिमेंडर। बेसिकली मैथ से जुड़े यही लोग थे, बाकी लोग अलग फील्ड के थे।
तो ये हम कह सकते हैं कि यद्यपि पहले भी यूज होता था मैथ का, पुराने विद्वानों ने भी किया था, लेकिन एक बात तो यह है कि बीच में डार्क एज आ गया, उसमें कुछ दिक्कत हुई, उसमें प्राचीन ज्ञान को भुला दिया गया था। और दूसरी एक बात ये भी है कि जो हमारे पहले के विद्वान थे उनमें बहुतायत यूज नहीं होता था मैथ इत्यादि का, कम होता था। और ये जो समय है यहाँ इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा 1950 के दशक के बाद कि इसीलिए हम इस समय को मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये जो मैंने ये वाला मैटर और जस्ट इसके पहले जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, वहां से आपको ये मैटर क्लियर पता चल जाएगा कि बेसिकली किस प्रकार से हम यह समझा सकते हैं। ये मैटर आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, तो आप इतना लंबा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपके समझने के लिए सिर्फ है कि पहले भी मैथ का यूज होता था, लेकिन इसको हम मात्रात्मक क्रांति नाम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा हुआ यूज। पहले वाले को हम मात्रात्मक क्रांति नहीं कहते क्योंकि कुछ लोग यूज करते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम से शुरुआत हो गई और काफी ज्यादा बहुतायत मात्रा में मैथ का, ज्योमेट्री का और स्टैटिक्स का यूज होने लगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैं अभी अपनी बात को रोक दिया था, मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको बता रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ऊंचाई, क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, वहां की वनस्पति सघनता, उस क्षेत्र विशेष का औसत तापमान, औसत वार्षिक वर्षा, ऐसी जो हमारी जानकारियां हैं इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भूगोल में कोई मैथ था ही नहीं, कोई जियोमेट्री नहीं थी, कोई स्टैटिक्स नहीं थी, तो इस तरीके की जानकारियां भूगोलवेत्ता नहीं दे पा रहे थे। और आपको आपको खुद ही लगेगा कि अगर भूगोल एक पर्टिकुलर स्थान का अध्ययन करने वाला विषय है और हमें उसके बारे में अगर कोई मूलभूत जानकारी चाहिए, वो भी ये विषय हमें नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो इस विषय को पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं है। और ऐसा होने के पश्चात बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भूगोल के अध्ययन को बंद कर दिया गया। जी हाँ, भूगोल को रोक दिया गया था कुछ समय के लिए। 1948 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट जेम्स कोनार्ड ने अपने इस निष्कर्ष की घोषणा की कि भूगोल विश्वविद्यालय के योग्य विषय है ही नहीं, और इसके पश्चात भूगोल विभाग को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बंद कर दिया गया। बताइए, इतना बड़ा विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय वहां बंद कर दिया गया। और यूएसए के कई निजी विश्वविद्यालयों से भूगोल विषय को धीरे धीरे हटाया जाने लगा। मतलब कि क्योंकि जो मैंने बताया सेकंड वर्ल्ड वॉर में भूगोलवेत्ता कोई अपनी हेल्प नहीं, मतलब भूगोलवेत्ता कोई अपना योगदान वहां नहीं निभा पाए, कोई अपनी अपनी तरफ से कोई मदद नहीं कर पाए। उनको करने उनको अपना योगदान देना चाहिए था क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन चूंकि पहले कोई मैथ का, जियोमेट्री का और स्टैटिक्स का यूज होता ही नहीं था जियोग्राफी में, तो इसलिए वो अपना योगदान नहीं दे पाए। और जैसा मैंने बताया अभी जस्ट पहले कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से ज्योग्राफी को हटाया जाने लगा, और यहीं से फिर हमारे विद्वानों ने यह महसूस किया कि अब अगर हमें भूगोल विषय को बचा के रखना है, अब अगर इसे आगे और इसका हमें विकास करना है, तो हमें मैथ, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स का यूज करना पड़ेगा। और यहीं से शुरुआत होती है मात्रात्मक क्रांति की। और एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा कि जो भी अभी तक आपने पहले स्टडी की, नियतिवाद, संभववाद, ये सारी चीजें, तो वहां पर आपको ज्यादातर डोमिनेंस मिलेगा फ्रेंच और जर्मन जियोग्राफर्स का। लेकिन अब जब हम कंटेम्परेरी वाला पढ़ेंगे, अब जो हम पढ़ रहे हैं इस समय और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंस मिलेगा ब्रिटिश और अमेरिकन जियोग्राफर्स का। तो ये बात है कि स्टार्टिंग में काम किया जर्मन और फ्रेंच जियोग्राफर्स ने, लेकिन उसके बाद अपना योगदान दिया काफी ज्यादा ब्रिटिश और अमेरिकन जियोग्राफर्स ने। 3 अमेरिकी जियोग्राफर्स का बहुत बड़ा योगदान, मैकार्टी, गैरिसन और बेरी। अभी आगे हम और विद्वानों को पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ इनका नाम नोट कर लीजिए। मैकार्टी, गैरिसन और बेरी, इन लोगों ने स्टार्टिंग में काफी योगदान दिया कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का आगमन हो। अब हम अपनी तीसरी हेडिंग पे चलते हैं, उद्देश्य। फ्रेंड्स, अगर ये आपको टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि लास्ट में पूरे टॉपिक को समराइज कर दूंगा। अभी आप पढ़ते चलिए और समझते चलिए कहानी की तरह। पहला जो हमारा पॉइंट होगा उद्देश्य में, कि क्या उद्देश्य था विद्वानों का। अभी हमने बेसिक को देख लिया कि मात्रात्मक क्रांति क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और अब हम देख रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो जरूरत क्यों पड़ी और उद्देश्य लगभग मैटर आपको
लिखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ये समझ लिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी तो आप उद्देश्य भी आसानी से बता सकेंगे। पहला हमारा हेडिंग है भूगोल के स्वरूप में परिवर्तन। पहला उद्देश्य ये था कि हम भूगोल के स्वरूप में चेंज लाएं। पहले जो इसका वर्णन वाला चला आ रहा है, वर्णन और विश्लेषण, उसमें हम चेंज लाएं और इसमें वैज्ञानिकता का समावेश करें। ये पहला हमारा उद्देश्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि भूगोल के स्वरूप में चेंज आए, और स्वरूप में चेंज का मतलब जो वर्णन और विश्लेषण की प्रधानता है वो ना होकर के वैज्ञानिकता का समावेश हो, ना कि वर्णन और विश्लेषण का, और मैथ का, ज्योमेट्री का और स्टैटिक्स का एक खूब यूज हो। तो ये पहला इसका पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य में। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं, और इस पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ अपने शब्दों में, उसी को मैंने वहाँ लिखा हुआ है। तो आप अगर जो मैंने बताया इसको समझ में आए तो इसको अपने शब्दों में नोट करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपनी दूसरी हेडिंग पे चलते हैं। हमारी दूसरी हेडिंग है साहित्यिक भाषा के स्थान पर शुद्ध गणितीय भाषा का यूज। वही बात है, बात वही है, मैथ का, ज्योमेट्री का, स्टैटिक्स का यूज, बट उसको अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है। पहले साहित्यिक भाषा यूज होती थी, फिलोसफर्स थे, फिलोसॉफिकल क्योट्स का यूज होता था, लेकिन उसके बाद जब एक वैज्ञानिक विषय बन गया तो इसमें गणितीय भाषा का बहुत ज्यादा यूज होने लगा। जैसे कोपेन ने अपनी, अगर आपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा, जल्दी हम उसको भी पढ़ेंगे, तो वहां पर उन्होंने AF, BWHW, BSHW से उन्होंने जो गर्म क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र, उसके लिए BWHW यूज किया है, अर्धशुष्क के लिए BSHW यूज किया है। तो उन्होंने गणितीय भाषा का काफी यूज किया है। AF का प्रयोग उष्ण आर्द्र वनों की जलवायु हेतु किया। इसी तरह जो हमारे क्रिस्टालर महोदय हैं, उन्होंने भी अपने मार्केट प्रिंसिपल में, अपने जो उनका, आगे भी हम पढ़ेंगे क्रिस्टालर की थ्योरी को, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल है, और एक और है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, के का मान निकालते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने मैथ का यूज किया है। थॉर्नवेट महोदय, उनका भी वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, वहां पर मैथ का यूज हुआ। मतलब पॉपुलेशन जियोग्राफी में तो बहुत यूज हुआ। सेटलमेंट जियोग्राफी में जो हमारे माइग्रेशन के मॉडल है, ली का मॉडल है, और जीके जिफ का मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं उसमें। जीके जिफ का मॉडल है, WJ रैली का मॉडल है, और रैंक साइज रूल भी है जीके जिफ का। तो मतलब यूज खूब होने लगा। तो इसे ही कहते हैं गणितीय भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया। तीसरा उद्देश्य हम बता सकते हैं कि भूगोल में चित्रांकन, सारणियन इत्यादि का यूज, जिससे कि हम कठिन से कठिन आंकड़े को सरल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, और इससे ये आसानी से याद भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में एशियाई देशों के प्रवासी तथा शीर्ष तेल उत्पादक देश का, या शीर्ष खाद्यान्न, कोई भी हम अगर हमें बताना हो तो उत्पादक देश आदि को हम चित्रांकन के माध्यम से दिखा सकते हैं। मतलब कि अगर हम चित्रों का यूज करेंगे तो वो हमें पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब आइए हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, चित्रांकन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और इससे आपकी एक और चीज़ तैयार हो जाएगी। आपने हो सकता है सुना हो अ ईयर विदाउट समर। एक बार क्या हुआ था कि माउंट टेम्बोरा में 1815 में इतना भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कि पूरे ऊपर आसमान में राख और धूल इत्यादि भर गया, और नीचे इंसुलेशन नहीं आ पा रहा था, और नीचे टेम्परेचर डाउन हो गया। जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इसको देखेंगे। और इससे क्या हुआ कि 1816 में गर्मी पड़ी ही नहीं, इसीलिए बोला जाता है अ ईयर विदाउट समर 1816 को। तो इस चित्र में 1815 वाले में आप देखिए, जहाँ माउंट टेम्बोरा लिखा है वहाँ काफ़ी बड़ा गोला बना है, और इससे ये बताया जा रहा है कि जो इससे मटेरियल निकला वो कितने क्यूबिक माइल्स गया। तो 19 क्राकाटोआ वाला उससे छोटा है, विसुवियस का उससे छोटा है, और सेंट हेलन का
माउंट सेंट हेलेन 1980 वाला, वो सबसे छोटा आपको देखने को मिल रहा है। तो चित्रांकन का मतलब ये होता है कि हम इस प्रकार का चित्र बनाएं कि देखने से ही पता चल जाए। अब कोई अगर झटके में देखेगा इस फिगर को तो उसको समझ में आ जाएगा कि माउंट टेम्बोरा में सबसे बड़ा इरप्शन हुआ रहा होगा, क्योंकि फिगर को ऐसा बनाया गया है। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बहुत सारे स्थानों पे माइग्रेशन का एग्जाम्पल, किसी चीज़ के प्रोडक्शन का एग्जाम्पल वर्तमान समय में न्यूज़पेपर्स में भी निकलते रहते हैं। तो काफ़ी रोचक हो जाता है इसको जानना, और काफ़ी आसानी से याद भी हो जाता है। तो ये है चित्रांकन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे मात्रात्मक क्रांति का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जो हमारी चौथी हेडिंग थी। देखिए, इतना लंबा तो आप नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में, मुझे भी पता है, और मैं खुद भी नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन मैंने जो इसका मैटर तैयार किया, मैंने बुक्स को अच्छे से पढ़ा, कुछ पुस्तकों को, उसके बाद मुझे लगा कि मात्रात्मक क्रांति पे मुझे एक ऐसा मैटर तैयार करना चाहिए जिससे हम इसके बारे में अच्छे से जान जाएं। तो आप इसको पूरा पढ़िएगा, जो भी मैटर मैं बता रहा हूँ। जब इसको आप पूरा समझ लेंगे तो आप इसके बारे में खुद ही आसानी से लिख लेंगे। हम लोग उद्देश्य तक देख चुके हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हमें सिर्फ ये समझना है, सारी चीजें हम जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब कि हम हिस्टोरिकल इसका थोड़ा अगर एस्पेक्ट देखें, कैसे क्या इसका इतिहास रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक जगह बताया था कि यद्यपि हम यह मानते हैं कि 1950 के दशक के बाद से भूगोल में इन सारी चीजों का यूज होना शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले यूज होता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत आ चुके थे उसके पहले। वॉन थ्यूनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत 1826 में आया था, और सेटलमेंट जियोग्राफी की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको मिलेगा। हम लोगों ने वहां पे डिटेल में बात की है इस पे। क्रिस्टोलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी 1933, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, एकरमैन का जनसंख्या संसाधन प्रदेश, वीवर का फसल संयोजन प्रदेश, हालांकि एकरमैन का तो खैर बाद में आया, और हैगरस्टैंड का प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मात्रात्मक क्रांति के आने के बाद इस क्षेत्र में काम शुरू हुआ, कहने का मतलब है। तो काम हो रहा था, कुछ काम बहुत पहले का है, जैसे कि वॉन थ्यूनन वाला अगर हम देखें, या क्रिस्टोलर का देखें, या हम वेबर महोदय का देखें। तो इस बात को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आपको बताना क्या है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आपको ये बताना है, आप बहुत पहले से लिखना शुरू करेंगे इसको, कि यद्यपि ग्रीस जियोग्राफर्स हमारे हैं, उन्होंने भी मैथ का यूज किया है, कहीं कहीं जो हमारे रोमन है उन्होंने भी यूज किया है। तो उस क्षेत्र में भी मैथ का यूज हुआ। टालमी इत्यादि जैसे, टालमी जैसे बड़े बड़े जो है मानचित्रकार हुए, लेकिन बहुतायत यूज नहीं हो रहा था। वॉन थ्यूनन का सिद्धांत आता है, क्रिस्टोलर का सिद्धांत आता है, वेबर का सिद्धांत आता है, लेकिन यूज ये लोग कर रहे थे, बहुत सीमित मात्रा में हो रहा था। एकदम से ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा मात्रा में मैथ, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स का यूज होने लगा। तो इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हमें सिर्फ इतना बताना है कि पहले भी यूज होता था लेकिन कम होता था। अब 1950 का दशक के बाद से, लगभग 1950-60 का जो दशक था, स्पेशली आफ्टर 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उसके बाद ज्यादा यूज होने लगा। तो इसीलिए उस समय को हम कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय, स्पेशली 1950 और 60 का दशक, उसको हम कहते हैं मात्रात्मक क्रांति। तो बस इतना ही आपको इसमें बताना है ऐतिहासिक दृष्टिकोण में। अगर मैं फिर से आपको बता दूं तो यही बताना है कि पहले यूज होता था मैथ का। कुछ एग्जांपल्स आप दे देंगे, थेल्स का, एनेक्सिमेंडर का, टॉलमी का, इन लोगों का कुछ आप एग्जांपल दे देंगे। फिर आप इधर के समय में आ जाएंगे तो आप बता देंगे कि वॉन थ्यूनन ने यूज किया है, क्रिस्टोलर ने यूज किया है, वेबर ने यूज किया है। इन विद्वानों का आप नाम ले लेंगे। फिर आप बता देंगे कि यद्यपि, यद्यपि शब्द जरूर लगाएंगे कि यद्यपि पहले भी यूज होता था, लेकिन 1950 के दशक के बाद से, स्पेशली 50 और 60 का जो दशक था, उसमें ज्यादा यूज होने लगा। इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी यूजीसी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बुक्स। बुक्स की दृष्टि से ये जो हमारा चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। आपके सामने एक बुक की लिस्ट है, आप उसको देखिए ध्यान से। पहली जो हमारी बुक है वो है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी। और ये जो हमारी बुक्स हैं, कुछ बुक्स के बारे में हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी पैराडाइम वाले चैप्टर में बात की थी,
तो वहां भी आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। सबसे ज्यादा बुक्स अगर किसी विद्वान की हैं इसमें तो पीटर हैगेट और आरजे शोले की हैं। पहली बुक है हमारी लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, दूसरी बुक है जियोग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस। ये दोनों बुक पीटर हैगेट ने अकेले लिखी है, मतलब पीटर हैगेट के साथ कोई सहयोगी लेखक नहीं है, उन्होंने स्वयं इस बुक को लिखा है। इसके पश्चात बुक है मॉडल्स इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन जियोग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन जियोग्राफी और फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग। ये जो आपकी तीसरी से 7वें नंबर तक की पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें पीटर हैगेट और आरजे शोरले ने एक साथ मिलकर लिखी हैं। तो शुरुआत की दोनों बुक्स पीटर हैगेट की हैं और लास्ट की तीसरी से 7वें नंबर तक की जो बुक्स हैं ये पीटर हैगेट और आरजे शोरले दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर लिखी हैं। और इन सभी बुक्स के अलावा एक और इम्पोर्टेंट बुक है, वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द जियोग्राफर, सांख्यिकी विधियां और भूगोलविद्या। ब्रिटेन में स्नातक स्तर के भूगोल के स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिक्स की ये पहली बुक मानी जाती है जो कि 1963 में आई और इसको लिखा ग्रेगरी महोदय ने। और मैंने कंटेम्प्रेरी पैराडाइम वाले में भी इस बुक के बारे में बताया था कि ये पहली बुक मानी जाती है जियोग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए, किसकी, स्टैटिक्स की, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द जियोग्राफर। और इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बुक आपको मिलेंगी। और अगर इम्पोर्टेंट नाम की बात करें जो विद्वान हैं उनमें मैकार्टी, गैरिसन और बेरी के नाम से आप पहले से ही परिचित हैं। इसके अलावा शोडले, पीटर हैगेट, ग्रेगरी जैसे विद्वान ब्रिटेन से हैं। तो इन लोगों ने इन 5-6 नामों को आप याद रखिए। नाम तो खैर बहुत मिलेंगे लेकिन मैं इतने को ही बता रहा हूँ जितना आप आसानी से याद रख सकते हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इतने नामों को आप याद रखिए। आप जब भी आंसर लिखिए मात्रात्मक क्रांति या पॉजिटिविज्म के संबंध में जियोग्राफी में, तो उसमें स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा कि शोरले और पीटर हैगेट का नाम जरूर लिखिए और उनकी जो बुक्स हैं उनको जरूर ऐड करिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। जो उनकी बुक्स हैं मॉडल्स इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी, काफ़ी फेमस बुक्स हैं सारी की सारी। तो पीटर हैगेट, आरजे शोरले, ग्रेगरी जैसे विद्वान ये हो जाएंगे हमारे ब्रिटेन से, और मैकार्टी, बेरी और गैरिसन जैसे विद्वान यूएसए से, जिन्होंने अपना इस क्षेत्र में योगदान दिया। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी आलोचना। लेकिन आलोचना से पहले, मतलब जो इसके दोष हैं उससे पहले हम लोग इसके गुणों को भी देख लेते हैं। तो गुण को बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब आप इतना पढ़ चुके हैं कि इसके गुण आप अपने से लिख लेंगे। इसके गुण में हम सिर्फ इतना बताएंगे जो जो चीज हम इसके उद्देश्य में पढ़ चुके हैं। मात्रात्मक क्रांति का गुण ये था कि भूगोल में वैज्ञानिकता आ गई। भूगोल में हम मैथ का और जियोमेट्री का, स्टैटिक्स का यूज करने लगे। अभी तक जो हमारा सब्जेक्ट वर्णनीय और विश्लेषणात्मक था उसके स्वरूप में परिवर्तन आया। विषय में सटीक और उपयोगी जानकारियां प्राप्त होने लगी और जो भूगोल में रूढ़िवादिता, धर्मांधता इत्यादि थी वो भी सब, मतलब ऐसा कुछ दोष भी नहीं रह गया हमारे सब्जेक्ट में कि हम यह माने कि ये पर्टिकुलर इस एरिया के अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अगर हम वहां पर मैथ का यूज करेंगे, अगर हम वहां ज्योमेट्री का यूज करेंगे तो कोई वहां पर रूढ़िवादिता या धर्मांधता की बात ही नहीं आएगी। और कृषि उत्पादन, खनिज इत्यादि से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित तथ्यों को हम आसानी से प्रदर्शित करने लगे जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो गुण में तो आप इतना पढ़ चुके हैं कि आप आसानी से इसके गुणों को बता सकते हैं। गुण में आपको यही बताना है कि जो हम उद्देश्य में पढ़े थे कि मात्रात्मक क्रांति के क्या गुण थे, मतलब इसके आने से जियोग्राफी में क्या क्या अच्छी चीजें हुई। बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। आज हम जिस स्थिति में है वो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है। मात्रात्मक क्रांति के कारण ही डाटा कलेक्ट होने लगा और डाटा इत्यादि का कितना यूज है जनसंख्या भूगोल में। अगर डाटा ही ना हो तो कोई प्लान हो ही ना पाए। हमारे लिए जो भी प्लानिंग होती है अर्बन प्लानिंग में डाटा इत्यादि ना हो तो कोई प्लानिंग नहीं हो पाएगी। जियोग्राफी में डाटा ना हो, अगर स्पेशली पॉपुलेशन जियोग्राफी में, मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं, हर जगह, हर जियोमॉर्फोलॉजी में भी, ओशनोग्राफी में भी, क्लाइमेटोलॉजी में भी मेजरमेंट, छोटी छोटी चीज का मेजरमेंट जरूरी होता है।
तो स्टैटिक्स, मैथ और जियोमेट्री, ये तो बिल्कुल जियोग्राफी की कह सकते हैं जान है, उसका जीवन है। और उसके बिना तो जियोग्राफी बिल्कुल अधूरी सी लगेगी, क्योंकि आजकल सभी चीजें मेजरमेंट, स्टैटिक्स और मैथ पे टिकी हुई हैं। तो गुण तो आप बिल्कुल इस पे आसानी से बता सकते हैं, कहानी की तरह बिल्कुल। तो ये हो जाएगा गुण। अब आइए हम लोग कुछ दोष को भी देख लेते हैं। दोष या आलोचना, हर चीज की आलोचना होती है, और जैसा मैंने आपको पैराडाइम वाले पार्ट में बताया था कि एक पैराडाइम आता है, उसकी आलोचना होती है, और उसके पश्चात दूसरा पैराडाइम उसका स्थान ले लेता है। वही चीज इसके साथ भी हुई। इसकी आलोचना, आलोचना के बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, लेकिन मैं सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा यहाँ पे। इसकी आलोचना सबसे ज्यादा इस बात पे होती है कि हर जगह हम मैथ का यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पर मनुष्य का व्यवहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपने कंटेम्प्रेरी पैराडाइम वाला चैप्टर देखा होगा, तो वहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, उसकी कोई शॉप है, और जिस चीज की वो दुकान है वही चीज आपको लेनी भी है। आपके बगल में भी एक दुकान है जो आपके घर से मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आपके फ्रेंड की जो शॉप है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आप हो सकता है अपने फ्रेंड की शॉप पे जाना पसंद करें, भले वो दूर है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में मिलते हैं कभी कभी। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मुझे मिला, तो मुझे लगा आपसे शेयर करता हूँ इसको। वहां पर भी मैंने बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य सदैव आर्थिक प्राणी नहीं होता, वो हमेशा इकोनॉमिक मैन नहीं है। मनुष्य का व्यवहार उसको काफी ज्यादा प्रभावित करता है। हर जगह हम गणित का, ज्यामिति भाषा का यूज नहीं कर सकते। तो इसी कारण इसके पश्चात आता है विचार व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म का, जिसको कि हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। तो दोष आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें मैथ का, ज्योमेट्री का और स्टैटिक्स का इतना ज्यादा यूज होने लगा कि हम सूत्रों में ही बंध के रह गए। हम बड़े बड़े सूत्र बना लेंगे, बड़े बड़े हम मॉडल्स बना लेंगे, उसका हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या मतलब है फिर हमारे इस अध्ययन का, हमारे रिसर्च का? उसका इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। और इसीलिए इसके विरोध में फिर रेडिकल जियोग्राफी भी आई, मानववाद भी आया। बेसिकली मानववाद ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी, रेडिकल जियोग्राफी अतिवाद या मार्क्सवाद से जो प्रेरित था। रेडिकल जियोग्राफी जिसके मुख्य विचारक विलियम बुंगी को मैंने बताया था आपको, और व्यवहारवाद। ये तीनों जो विचार आए, ये कहीं ना कहीं मात्रात्मक क्रांति के विरोध में ही आए, क्योंकि हम इसमें खूब मॉडल्स बना रहे थे, खूब फॉर्मूलाज बना रहे थे, लेकिन उसका कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हम फॉर्मूला तो बना सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला किसके लिए बना रहे हैं? आप ये सोचिए, हम सूत्र बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, किसके लिए? किसकी समस्याओं के समाधान के लिए? मनुष्य की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन मनुष्य कोई कृत्रिम तो है नहीं, मनुष्य का व्यवहार को आप समझ ही नहीं रहे हो। मनुष्य का जो बिहेवियर है आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ मैथ, जियोमेट्री और स्टैटिक्स का यूज करके फॉर्मूले बना ले रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि उससे हम इसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, जो कि असंभव है, जो कि नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको व्यवहार, उसके अंदर के जो कह सकते हैं कॉग्निशन, परसेप्शन, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो व्यवहार हो गया, और जो उसका विचार है, जो उसके भावनाएं हैं, जो उसकी आस्था है, जो उसके कह सकते हैं जीवन मूल्य हैं, इन सारी चीजों को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ सोच रहे हैं कि हम मैथ का, जियोमेट्री का और स्टैटिक्स का खूब यूज करके हम समस्याओं पे काबू पा लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इसकी जो आलोचना होती है वो इसी आधार पे होती है, और यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट आलोचना है। और कहीं ना कहीं इसी के फलस्वरूप फिर आगे हमारा व्यवहारवाद आया, मानववाद आया, और रेडिकल जियोग्राफी का आगमन हुआ। फ्रेंड्स, अब आइए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरा एक बार समराइज करवा दूंगा कि आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आपने ये 6 हेडलाइन लिखी ली होंगी। अब आपको लिखना कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। पहली जो आपकी हेडिंग है, यह है मात्रात्मक क्रांति क्या है। तो मात्रात्मक क्रांति 1960 के दशक में आई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। इसमें मैथ का, ज्योमेट्री का और स्टैटिक्स का खूब यूज होने लगा, और इसे ही हम मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं।
ये सारी बातें जो हमने स्टार्टिंग में की थी, इसमें आप इसको लिखेंगे पहली हेडिंग में। दूसरी हेडिंग है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जियोग्राफी अपनी भूमिका नहीं निभा पाई, जियोग्राफर्स का जो योगदान होना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जियोग्राफी में कोई भी मैथ या स्टैटिक्स का यूज होता नहीं था, तो हमें सटीक जानकारियां किसी भी पर्टिकुलर स्थान के विषय में नहीं थी, और इसीलिए भूगोल अपनी भूमिका नहीं निभा पाया द्वितीय विश्व युद्ध में, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों से इसको बंद किया जाने लगा। फिर बाद में इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अगर हमें भूगोल विषय को जिंदा रखना है तो हमें मात्रात्मकता का समावेश करना पड़ेगा। फिर हम तीसरी हेडिंग में उद्देश्य में देखे थे, इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, चित्रांकन, सारणियन और इत्यादि का हम यूज करने लगे। ये इसका एक मतलब उद्देश्य का मतलब है कि मात्रात्मक क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य हम बता देंगे कि स्वरूप में परिवर्तन, दूसरा उद्देश्य गणितीय भाषा का यूज वर्णन के स्थान पे, जहाँ पर हम लोगों ने क्रिस्टलर का एग्जाम्पल लिया था, और इसके बाद एक उद्देश्य हम और बता सकते हैं कि चित्रांकन, सारणियन का यूज। चौथी हेडिंग है हम लोगों की ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बस सिंपल ये बताना है ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कि पीछे से लेके चलना है कि यद्यपि प्राचीन समय में भी मैथ का यूज होता था। मैंने आपको ग्रीस जियोग्राफर्स का एग्जाम्पल दिया था, रोमन का एग्जाम्पल दिया था, और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्रिस्टॉलर का और वॉन थ्यूनन का। इन लोगों का एग्जाम्पल देते हुए मैंने बताया था कि यद्यपि पहले भी यूज होता था, तो कहीं ना कहीं इसका इतिहास पुराना है, नया नहीं है। एकदम से नहीं कि 1950 के बाद से मैथ का यूज होने लगा और पहले होता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन 1950 से 60 के दशक में ज्यादा यूज हुआ, इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया। गुण दोष की बात हमने कर ही ली थी कि गुण और दोष, गुण में हमने बताया था कि इसका क्या क्या गुण है, गुण तो बहुत सारे हैं। दोष में अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया कि इसका दोष यही है कि इसमें हम कुछ ज्यादा ही महत्व दे देते हैं मैथ को और स्टैटिक्स को और ज्योमेट्री को, और जो मनुष्य का व्यवहार है, जो उसके विश्वास है, जो उसके रीति रिवाज है, जो उसकी परंपराएं हैं, मानव मूल्य हैं, उनको हम नकारते हैं, उनका हम ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो कि गलत है। तो गुण दोष भी आप जान चुके हैं। अब छठी हेडलाइन मैंने लिखी हुई है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे, अपने अपने से बना के लिखेंगे। निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं कि यद्यपि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मात्रात्मक क्रांति बहुत आवश्यक थी, क्योंकि भूगोल में इसकी जरूरत थी। भूगोल को बहुत जगह बंद किया जाने लगा था, लेकिन मात्रात्मकता का ज्यादा से ज्यादा यूज भी उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य का व्यवहार भी महत्व निभाता है। और इस प्रकार से ये जो हमारी 6 हेडलाइन थी सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो मैंने आपको बुक की लिस्ट दिखाई थी हैगेट और शोरले वाली, और मैंने बताया था कि पीटर हैगेट, आरजे शोरले, मैकार्टी, गैरिसन बेरी, इन लोगों का योगदान है। और जो भी बुक्स के बारे में मैंने बताया था उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे बीच में। चाहे तो सेकंड हेडिंग वाले में भी ऐड कर सकते हैं या पहली हेडिंग में भी ऐड कर सकते हैं, और या उसकी एक अलग हेडिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर विद्वानों का नाम और बुक्स, और वो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस लिस्ट का आप यूज करिए, उसको किसी भी अपनी सेकंड हेडिंग में या फर्स्ट वाले में, या खुद उसकी एक अलग हेडिंग बना के उन बुक्स को लिखने से उसका एक बहुत ही बढ़िया उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे मॉडल्स इन जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी, ये सारी जो बुक्स हैं काफ़ी फेमस हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का यह एक बड़ा अध्याय हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जो भी इसके कॉज हैं, जो इसका एम है, जो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और जो इसके गुण और दोष इत्यादि पे बात करते हुए जो इसका कंक्लूजन है उसको देख लिया अच्छे से। और यहाँ से आप आसानी से इसके बारे में एक लंबा मैटर तैयार कर सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट आता है तो भी आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगा कि एक बार आप लोगों को जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनकी इमेजेस मुझे मिल सकी उनको मैं आपको दिखा दूं। सभी की तो उतना आसानी से नहीं मिल पाई, बट कुछ की इमेजेस मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहली बुक है हमारी फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग। आपको याद होगा लिस्ट तो मैंने आपको पूरी दिखाई थी, उसमें से कुछ को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ।
integrated models in geography, physical and information models in geography, geography a modern synthesis, locational analysis in human geography और statistical methods and the geographer। ये जो बुक्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और इस तरीके से देखने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेट पे जाइए, अगर इसका PDF उपलब्ध हो तो इन बुक्स को आप पढ़िए, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्वानों ने इन बुक्स को लिखा है, निश्चित ही बहुत अच्छी बातों को लिखा होगा। तो ये सारी आपकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। पीटर हैगेट, RJ शोडले, फ्रंटियर्स इन जियोग्राफिकल टीचिंग भी हैगेट और शोडले की है। इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन जियोग्राफी भी दोनों लोगों ने लिखी है। फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल भी उनकी है। जियोग्राफी और मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट ने अकेले लिखी है। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी ये भी पीटर हैगेट की है। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द जियोग्राफर ये ग्रेगरी की बुक है। और इन बुक्स से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। चाहे पैराडाइम का टॉपिक हो, चाहे जनरली ऐसे बुक के बारे में पूछा जाए, तो एक आध क्वेश्चन तो इन बुक्स से रहना निश्चित ही रहता है। और इस प्रकार क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का ये इतना बड़ा अध्याय हम लोग का मित्रों यहाँ पर समाप्त होता है। और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसका अध्ययन किया। और यदि इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो उतना नहीं है, बट मैटर इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं भी दिक्कत आ सकती है, स्वाभाविक सी बात है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका मैं उत्तर दूंगा, और आपकी जो भी समस्या होगी इस टॉपिक से रिलेटेड उसका समाधान किया जाएगा। फ़िलहाल इस अध्याय को देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।